नमस्कार होम्योपैथी मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र मंथन होम्यो विजन में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है एक नए टॉपिक के साथ मैं बैठा हूं और ये जो तकलीफ़ है, ये मानसिक तकलीफ़ है, जो हमें आज के समाज में आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको दिखाई दे रही है इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में, जिसका जो टॉपिक है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विथ मैलेंगरिंग। ये एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विथ मैलेंगरिंग की जो ये केस है, ये इस केस पूरे केस को हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो दवाएं आ रही हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये जो हमारे होम्योपैथी जो स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो इससे काफ़ी सीखेंगे और जो होम्योपैथी प्रेमी हैं इस केस के माध्यम से समझेंगे कि हाँ, ये हमारे इर्द गिर्द में इस तरीके की तकलीफ़ें हैं। तो इस केस प्रेजेंटेशन का मेन उद्देश्य यही है कि आप जो है सजग रहें और इस ऐसे केस अगर तकलीफ़ आ रही है तो आप अपने जो है डॉक्टर से संपर्क करें और इसका जो है निदान ढूंढें। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट डिसऑर्डर अगर हम बहुत ही प्लेन भाषा में बोलें तो अगर जीवन में कोई भी ऐसा बदलाव जो जो अचानक हो गया और हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, जैसे फेल हो जाना, एग्ज़ामिनेशन में फेल हो जाना, कहीं पे हमारा जो है तबादला हो जाना, कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी में चले जाना, कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाना, किसी भी प्रकार का जो है जो चेंज हुआ वो हम उस चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जो लाइफ में जो आपकी जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाओं को हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में कई प्रकार की जो तकलीफ़ें आने लगती हैं और वो तकलीफ़ ही आपको जो है एक हम जो है अपने आप को उस जगह पे उस रूप में देखना चाहते हैं जो पहले के टाइम में था। हम उसको लगता है कि हम इससे ज़्यादा अच्छा कंफर्ट जोन था, जो अभी ये मेरे लिए कंफर्ट नहीं है और हम इस चीज़ सिचुएशन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जो सिचुएशन है उसके लिए वो एक तरीके से वो फील करता है कि ये मेरे लिए ये अच्छा नहीं है और वो फीलिंग जो होती है जो अच्छा नहीं है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता है, यही इसकी तकलीफ़ आगे बन जाती है। और इसके साथ में जो मलिंगरिंग का मतलब है, ये ये भी एक साइकिक तकलीफ़ है, ये भी एक जो है मानसिक तकलीफ़ है, जिसमें लोग जो है अलग प्रकार से बीमारी का बहानाबाजी करते हैं, रोग का बहाना करते हैं, काम चोरी करते हैं, ढोंग करते हैं, जिम्मेदारी से बचने के लिए कई प्रकार के जो है झूठ बोलते हैं। ये एक मानसिक तकलीफ़ है। तो दोनों चीज़ों को मिला के एक जो एक केस की जो हमारी डायग्नोसिस बन रही है, उसी केस का मैं आज प्रेजेंटेशन करना रहा हूँ कि ये ये इस तरीके का अजीबोगरीब केस है जो मैंने जीवन में, मैं तो लगता है कि मुझे पहली बार ऐसा मिला कि और अभी तक मुझे नहीं मिला इस तरीके का केस। और ये एक यूनिक केस था, मेरे लिए चैलेंजिंग था। मैं एक बार की बात है, लगभग 8-10 साल पहले की बात है ये। मैं हाजीपुर गया था, डॉक्टर MP सिन्हा के वहाँ जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंस, एक होम्योपैथी का कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पे जो है वर्कशॉप था। तो उस वर्कशॉप में एक केस हमारे सामने आया जो ये कई डॉक्टरों के द्वारा देखा गया था। वहाँ पे पटना में कई साइकेट्रिक को भी ट्रीटमेंट वो हो चुका था और इसके बाद होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी हो चुका था। तो मेरे सामने जब ये केस आया कि सर ये केस बड़ी जो है अजीबोगरीब है, ये पेशेंट जो बोलता है कि हम जहाँ भी जाते हैं लाइट चली जाती है। और इसके घर वाले पेशेंट को ले आए थे, डॉक्टर साहब उन्होंने बुलाया था कि एक लखनऊ से डॉक्टर साहब आ रहे हैं और आप उनको दिखाइए। तो जब ये केस मेरे सामने आया तो मैं समझने का प्रयास किया और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और इसकी जो डायग्नोसिस थी वही कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विथ मैलेंगरिंग। तो ये जो पेशेंट था जब मेरे सामने आया तो जब मैं इससे तकलीफ़ पूछा तो वो ज़्यादा बोल नहीं रहा था। वो घर वाले जो है आए और वो जब ये जो मेन जो मतलब लाइन था कि सर ये जो है
बोलता है कि मैं जहाँ जाता हूँ लाइट चली जाती है, बिजली कट जाती है, और इसकी वजह से ये दिल्ली में नौकरी करता था, दिल्ली में सर्विस करता था, और वहाँ भी इसने सर्विस छोड़ दिया। इसके बाद दूसरे जगह लगाया गया, वहाँ भी छोड़ दिया। पटना में भी लगाया गया, वहाँ भी छोड़ दिया। कई जॉब इसने जो है ये बोल के छोड़ देता है कि हमारे जो है लाइट चली जाती है। तो फिर मैंने, ठीक है, हमने कहा ठीक है ये तकलीफ़ है, तो आगे मैं पेशेंट से पहले बात करता हूँ, फिर आप लोगों से भी बात करूँगा जो अटेंडेंट थे, जो उनके गार्जियन थे। तो जब पेशेंट से बात करना शुरू किया तो पेशेंट से पूछा कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है? बोला नहीं सर कोई तकलीफ़ नहीं है, बस मैं लाइट चली जाती है, और मैं जब जाता हूँ कहीं पे भी, किसी भी फैक्ट्री में जब, तो लाइट चली जाती है, इसलिए मैं काम नहीं करता हूँ, काम छोड़ दिया हूँ, और मैं इसलिए आना जाना, कई बार तो मैं किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाता हूँ तो ऐसा हो जाता है। अब उस समय की बात है, लगभग 10-12 साल पहले की बात में, तो लाइट वैसे भी बिहार में जो है आना जाना ज़्यादा लगा रहता था, तो वो कई बार उसकी बातें सत्य भी हो जाती थी, तो लोग भी ऐसा मानने लगते थे कि हाँ भाई इसकी वजह से लाइट चली जा रही है, कुछ ऐसा है अजीबोगरीब इसके जो है, कहीं कुछ ऊपर वो लोग जो है झाड़ फूँक भी करवाए थे घर वाले, कहीं ले जाके जो है ओझा ओझा को भी दिखाए थे, किसी जो तांत्रिक को भी दिखाए थे, तो सारे ट्रीटमेंट हो चुके थे। जब मैं उससे बात करने लगा तो फिर, और सबसे इस केस में यूनिक पॉइंट ये था मेरे लिए कि वो पेशेंट बड़े समझदारी से बोल रहा था, कहीं ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ये पागल है, कि ये बोल रहा है कि हाँ जो है में लाइट चली जाती है। आप अगर ऐसा सुनोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि लाइट, कोई अगर ऐसा बोला तो ये माइंड उसका काम नहीं कर रहा, बिल्कुल ही जो है ब्रेकडाउन है, तो इसलिए इस तरीके से ये कोई भी व्यक्ति बोलेगा। तो लेकिन जब मैं उससे बातचीत करना शुरू किया, केस लेना शुरू किया, तो पूछना शुरू किया कि भाई बताओ ये दिक्कत कब से है, कैसे है, किस तरीके से तुम इस बात को जस्टिफाई करते हो। तो बोलने लगा, जो मेरे आसपास जो लोग आए हैं आप उन्हीं से पूछ लीजिए, मैं लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है, और इसकी वजह से मैं जो है कहीं जाता नहीं हूँ, इसकी वजह कि मेरी वजह से किसी दूसरों को क्यों परेशानी हो, और मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ इसको लेके कि मेरी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरी वजह से फैक्ट्री का नुकसान हो जाता है, मेरी वजह से ये सारी चीज़ें ये बोल रहा। तो मैं जब इसकी गहराई में समझने की कोशिश किया, मैं फिर जो पेरेंट्स जो उसके जो थे और गार्जियन थे उनको दूर भेज दिया, बाहर भेज दिया, वेटिंग में भेज दिया, और फिर मैं जब उससे बातचीत करना शुरू किया तो वो जो है कंफर्ट नहीं हो रहा था तब भी बात करने के लिए। तो मैं फिर, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टरों की एक टीम थी, लगभग 10 से 12 डॉक्टरों की एक टीम थी जो उस केस को पहले ले चुके थे, केस रिकॉर्डिंग कर चुके थे वो, इसके बाद मैं ले रहा था, तो वो उसमें ज़्यादा जो है कंफर्ट नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा फील आया। तो मैंने एक निर्णय किया कि हम इस केस को अकेले में समझते हैं, और आप लोग जो है डॉक्टर लोग को, फिर मैंने जो है कहा कि जो है आप बाहर थोड़ा सा वो कर लीजिए। तो मैं फिर जब केस लेने लगा और फिर धीरे धीरे उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास किया कि भाई बताइए ये तकलीफ़ कब से हो रही है। तो बोला कि लगभग 4-5 साल से ये तकलीफ़ हमको है। तो हमने कहा कि अच्छा बताओ घर में तुम्हारे कौन कौन है, क्या है। पहले तो मैं उसके साइकिक लेवल को समझने की कोशिश किया, जांचने की कोशिश किया कि क्या ये ठीक ठाक है। तो वो बिल्कुल ठीक था, जो अपना नाम, अपने पिता का नाम, गांव, अपनी उसकी शादी हो गई थी, पत्नी का भी, उसका एक बच्चा था उसका भी, मतलब सब चीज़ें वो बिल्कुल ही अच्छे से बात कर रहा था, और उसका जो रिएक्शन था बात करने का, वो कहीं पे भी वो इतना ज़्यादा वो नहीं था कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब हम मान सके कि नहीं ये बिल्कुल ही, तो एक चीज़ें तकलीफ है कुछ दूसरा। तब जब मैं उससे ये पूछा कि अच्छा ये बताओ शादी कब हुई है, शादी कितने दिन हुआ, तो वो बोला कि हमारी शादी का जो है 5 साल हो गए हैं। तो हमने कहा कि तुम एक चीज़ मुझे फिर इसमें से समझ में आया कि शादी के तुम्हारे 5 साल हो गए और तकलीफ़ भी तुम्हारे 5 ही साल से है, ये क्या है? तो ये इसमें तो मुझे कुछ जो है डाउट हुआ कि भाई ऐसे कैसे होगा कि शादी भी तुम्हारे 5 साल हो गए और तकलीफ़ भी 5 साल, और वो भी तकलीफ़ तुम्हारे अचानक हुए। तो फिर वो कुछ देर तक संकोच रहा, मतलब कुछ देर चुप रहा। इसके बाद हमने कहा देखो ये चीज़ें अगर ठीक करना चाहते हो, ये चीज़ें अगर सही करना चाहते हो, और डॉक्टर और यहाँ ये झाड़ फूँक ये सब हो रहा, तो मुझे तो अपनी दिल की बात बताओ। अगर तुम दिल की बात बताओगे तो मैं तुम्हारा ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा। तो फिर वो उसने बोला कि सर मैं एक ऐसा हुआ कि
मैं जो है उसके पहले किसी से मेरा प्रेम था, मेरा प्रेम संबंध था और लगभग वो 2 से 3 साल 4 साल से वो मेरे साथ उसकी बातचीत हो रही थी और हम लोग चाहते थे कि शादी मतलब उसी से मेरी शादी हो और वो भी चाहती थी, लड़की भी चाहती थी कि मेरी शादी हो, लेकिन मेरी शादी जो है नहीं हो पाई और इसके बाद इस घर वालों ने मेरे को इससे शादी करवा दिया और घर वालों को भी पता था, लेकिन जो भी सिचुएशन था वो मेरे विपरीत था, मैंने जो है शादी कर लिया। तो फिर मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि तो फिर इससे क्या दिक्कत हो गई? शादी तो आप अपने मर्ज़ी से किए हो, कोई दबाव में तो किए नहीं हो। घर वालों ने बोला आपने मान लिया। तो बोला हाँ, मैंने जो है दबाव में तो नहीं किया, घर वालों को मैंने केवल हिंट दिया था, ज़्यादा मतलब इस पे ज़ोर नहीं दिया। बट लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय से लगा कि मैं जो है ये अच्छा नहीं किया, उसको मैंने उसका दिल तोड़ा और ये सारी सिचुएशन जो है मतलब जो है मैं वो मेरी वजह से उसका भी खुश नहीं रह रही होगी। तो हमने कहा कोई पता लगाने की कोशिश किया? बोला नहीं, मैंने कुछ पता लगाने की नहीं कोशिश किया, लेकिन मैं बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था। तो मेरी जो मैं ये हमेशा सोचते रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी शादी उसी से होनी चाहिए थी। तो हमने कहा कि बच्चे कैसे हो गए? बोला कि क्योंकि मैंने शादी कर लिया तो मेरी जो ये ज़िम्मेदारी है तो मैं इसको तो निभाने की कोशिश करूँगा। मैं तो वो भी तो किसी जगह से ही आई है, किसी की बेटी ही है और मैं उसके साथ में कैसे अत्याचार कर सकता हूँ? तो हमने कहा ये भी बात सही है, आप बोल रहे हो। तो हमने कहा कि ये दिक्कत क्या है कि क्यों क्यों ऐसे हो रही है? तो फिर वही टॉपिक पे वो आने लगा कि जो है मैं काम-धाम इसीलिए नहीं करता हूँ, काम में मन नहीं लगता, धीरे-धीरे मेरा काम से मन ज़्यादा धीरे-धीरे उचट गया, मेरे अंदर खुशी नहीं रहती, मेरे अंदर कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं रहती कि जिससे कि जो है मुझे लगे कि हाँ, कि वो करें, बस कर देते हैं, कोई ऐसा नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है जब इसको जो है और जो सबसे बड़ी बात है इस केस में, फिर मैं इसकी पूरी केस की जो एनालिसिस किया, तो ये मुझे समझ में आया कि देख जब जब ये एक तरीके से ये क्या कर रहा है कि जो दिक्कत हुई है, उस दिक्कत को कहीं पे भी ऐसा ये ब्लेम दूसरों को नहीं कर रहा, ना घर वालों को ब्लेम कर रहा है, ना उस लड़की को ब्लेम कर रहा है, सब कुछ अपने ऊपर लिए पड़ा है, हैं? और वो अपने को दोषी मान रहा है कि हाँ, जो है मैं दोषी हूँ, मेरे की वजह से ये इस तरीके से ये रिश्ता नहीं हुआ। और धीरे-धीरे कब वो चीज़ें उसके बदल गई वो भी नहीं समझ पाया, कब उसके अंदर में ये चीज़ें चली आई वो भी नहीं समझ पाया और उसके मन में एक तरीके से एक फ़ॉल्स बिलीव जो था वो पूरी तरीके से कि मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से वो हो गया। और काम में जब मन नहीं लगता था तो उसने एक चीज़ों को बड़े बड़े अच्छा से एक हथियार बना लिया, बहानाबाजी करने लगा, जिसको आप बोल सकते हो मैलेंगरिंग। जो मैलेंगरिंग यही होता है मैलेंगरिंग में कि व्यक्ति जो होता है काम से बचने के लिए, जिम्मेदारी से बचने के लिए अपने जो है एक तरीके से अब कोई एक ऐसा हथियार अपना लेता है, कुछ इस तरीके की बातें कर लेता है, कुछ इस तरीके का एक्शन कर देता है, जिससे लगता है कि भाई हाँ, सचमुच में ये बीमार है, सचमुच ये तकलीफ़ में है, तो लोग उससे फिर कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे। और ये भी ऐसा ही कर रहा था, पेशेंट ये जो है ऐसे ही कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे जो डॉक्टर लोग थे, मैंने उनको यही बोला कि देखो ये जो अपने माइंड को एडजस्ट नहीं कर पाया, जो ये चीज़ें उसके जीवन में आई, किया तो ये अपने मन से ही है, लेकिन इसको इस बात का मलाल है, इस बात की गिल्टी है, इस बात को लेके ये चीज़ें चल रही है। तो ये 2 तरीके से ये प्रभावित है, एक तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है और दूसरा मैलेंगरिंग है। ये जो है जो मलिंगरिंग जो होता है ये यही होता है। तो इसकी ये तकलीफ़ है और जीवन में कईयों बार ऐसे इस तरीके से ये केस तो अजीबोगरीब था कि लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है, बट ये एक वेपन था उस बंदे के लिए। फिर मैंने उसकी थोड़ी-सी जो है बात को समझी और फिर एक बार दवा इसका जो है चुनाव किया और दवा देने के बाद में इस पेशेंट का जो वो हुआ, जो इसका फ़ॉलो-अप हुआ, काफ़ी अच्छा मतलब फ़ॉलो-अप आया। सब कुछ अब वो नॉर्मल करने लगा। 5 से 6 महीने में वो नॉर्मल, फिर वो दिल्ली भी चला गया, काम-धाम भी करने लगा। तो ये केस से मुझे बताने का मैं ये आपको प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा आज के समाज में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर काफ़ी कुछ
मिल रहा है, हम सही से कहीं से चीज़ों को मेरा माइंड एडजस्ट नहीं कर पाता, कहीं हम चेंजिंग को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, चेंज की वजह से हमें मन में दुख हो रहा, तकलीफ़ हो रही है। कई बार हम तो इस चीज़ों को मतलब जो लेटर एज में, जो आपका 40-45 साल के एज में भी बहुत से लोगों के अंदर में ये चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं कि वो सोचते हैं कि पहले वाला जो दिन था वो बहुत सुखी था, पहले हम ऐसे थे, पहले हम वैसे थे, और उसकी वजह से वो तनाव में रहते हैं, उसकी वजह से वो दुखी रहते हैं। तो हमें नेचर के साथ में बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव अप्रोच उसको डाल के कि नहीं, ये नेचर के द्वारा दिया गया चीज़ है, चाहे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वो चीज़ों को हम एक्सेप्ट करेंगे। कई चीज़ें हमारे जीवन में हमारे जो आ रही हैं वो बिना कहे आती हैं, आपके कहने से और आपके प्लान के विपरीत आती है। जब आप प्लान के विपरीत आ जाती है तो हम वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और दूसरी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। हम इस केस में आते हैं, इस केस में हम जो हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए कि हमने फिर इस केस को क्या समझा। तो समझा ये कि देखो, कोई भी अगर पेशेंट इस तरीके का, कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप की सारी चीज़ों को अगर ले लेता है तो कई प्रकार के हमारी रिपर्टरी में कई प्रकार के रूब्रिक्स बनते हैं। जैसे बहानेबाजी करना, आपका तकलीफ़ का बहानेबाजी करना, जिम्मेदारी से बचना, ये एक रूब्रिक्स है। मैलेंगरिंग भी रूब्रिक्स है, जिसको आप फिगनिंग सिक 2 भी ले सकते हो। फिगनिंग सिक है, एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट लव है। इसके बाद आपका डेलूजन, क्रिमिनल हीज, अपने आप को दोषी मानता है। डेलूजन क्रिमिनल हीज है, अपने आप को दोषी मानना। डेलूजन एक्यूज हीज, डेलूजन रॉन्ग डन ही हैज, रिपोचिंग ऑन सेल्फ। ये सारी चीज़ें जो अब आप देखोगे और इसकी पर्सनालिटी देखोगे तो आप ये इग्नेशिया की पर्सनालिटी है। और इग्नेशिया मैंने इसको 1M में दिया था और बहुत ही यूनिक कार्य हुआ था, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं लोग जो डॉक्टर्स जो लॉबी थी वहाँ पे, वो लोग दंग रह गए कि सर आपने ये केस इतने आसानी से ठीक कर दिया। और मैं इस केस से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन इस तरीके का पेशेंट मुझे आज तक जो है नहीं मिला कि वो कोई बोले कि हाँ बिजली चली गई, लाइट चली गई। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आप सबको जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे लगातार बने हुए हैं और आप अपना ढेर सारा प्यार और प्रेम दे रहे हैं। और आप इसे दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करिए, दूसरे लोगों को भी भेजिए और ये सब्सक्राइब करिए। आप अपना कमेंट्स उस पर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।